बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर वही हुआ जिस ख़दशे का अपने किसी व्लॉग में आप नाज़रीन से मैंने इजहार किया था कि ये जो पर्टिकुलर मामला है ये आगे चल के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के गले पड़ सकता है। अब वो ख़दशा क्या था, किस किस्म का ख़तरा था और अब उस इशू को लेके क्या फ़र्दर डेवलपमेंट हुई है और इमरान ख़ान साहब का घेरा कैसे तंग किया गया है, ये सारी तफ़सीलात इस मामले की अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीलॉग की जो दीगर दो अहम ख़बरें हैं जिसका मैंने अपने थंबनेल पे ज़िक्र किया कि 2 ऑप्शन की डबल हैट्रिक, इस खबर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान के जो वज़ीर दाखिला रहे शेख रशीद साहब, उन्होंने अब किस बात का एतराफ़ किया है। तो इन 2 ख़बरों की तफ़सीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर इसके बाद हमारी जो बड़ी ख़बर है कि ख़ान साहब का घेरा तंग किया गया है, ये क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, 2 ऑप्शन का मामला ये है कि 2 ऑप्शन शाह महमूद कुरैशी साहब के पास हैं और इसका इंकिशाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मुनर्रफ़ रहनुमा कह लें या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बागी रहनुमा कह लें, महमूद मौलवी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी जो मुलाकात हुई अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जिसमें उनके साथ फवाद चौधरी साहब थे, जिसमें आमिर कियानी साहब थे और इमरान इस्माइल साहब थे। उन्हें कहा कि उस मुलाकात के बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्हें कहा कि एक्सपेक्टेशन ये है, यानी उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि शाह साहब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के पास दरअसल ऑप्शन 2 हैं और ये जो 2 ऑप्शन हैं इसमें से एक ऑप्शन के हवाले से तो हम आप नाज़रीन के साथ अपना तज्ज़िया शेयर करते रहे हैं कि शाह साहब इसलिए जेल में मौजूद हैं, इसलिए ज़मानत नहीं चाहते, इसलिए अपनी रिहाई नहीं चाहते कि अगर उनकी इस मतलब असीरी के दौरान इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी हो जाती है या नाअहली हो जाती है तो वो पार्टी के सरबराह बन जाएंगे, बनी बनाई उन्हें पार्टी मिल जाएगी, बना बनाया उन्हें वोट बैंक मिल जाएगा। तो वही बात मौलवी महमूद मौलवी साहब ने कही कि शाह साहब ये चाहते हैं कि या तो ख़ान साहब उन्हें पार्टी सौंप दें, पार्टी का सरबराह बना दें, या फिर वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ देंगे। ये 2 ऑप्शन के हवाले से बात की है तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुनर्रफ़ रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने। अब अगले जो 2 ऑप्शन हैं नाज़रीन, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सियासी जोड़ तोड़ का मौसम है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो विकटें हैं वो ख़िज़ा के पत्तों की तरह जो है वो गिरती चली जा रही हैं। कोई जहांगीर तरीन के ग्रुप में जा रहा है, कोई काफ लीग में जा रहा है और कोई अपना अलग से धड़ा बनाने की सोच रहा है। तो ये जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं इस 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुतहरक हुए हैं, उनसे मुतल्लिक़ ये ख़बरें सामने आ रही थी कि वो अपनी सियासी जमात बना सकते हैं। लेकिन अब नाज़रीन, इसी धड़े के एक रहनुमा है नुमान लंगड़ियाल साहब, जिन्हें नून लीग ने जुलाई 2022 में टिकट दिया था PTI के मुकाबले में, लेकिन हार गए थे। तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास भी 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि या तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं अपनी नई सियासी जमात बनाएंगे या फिर हमारा जो धड़ा है वो किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेगा। अगर नाज़रीन ये सियासी जमात बनाते हैं जहांगीर तरीन साहब, तो ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि 2 ऐसे नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो सियासी जमात बनाएं, उनके नाम उसका नाम जो है इन 2 नामों में से एक होना चाहिए। एक नाम नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो सोचा गया है, जिस पर गौर भी किया जा रहा है, हतमी फैसला नहीं हुआ, वो है कि अवाम दोस्त पार्टी, यानी जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है उसका नाम जो है वो अवाम दोस्त पार्टी होना चाहिए। और दूसरा जो नाम ज़ेरे गौर आया है वो आया है पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। तो ये 2 नाम हैं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हैं जहांगीर तरीन साहब के पास, यानी सियासी जमातों के नाम क्या होगा उस पर 2 ऑप्शन हैं जहांगीर तरीन के पास, और जमात बनानी है या फिर किसी सियासी जमात में जाना है, यहाँ पर भी तरीन साहब के पास 2 ऑप्शन हैं। अच्छा, ये नाज़रीन जब हम जोड़ तोड़ की बात कर रहे थे तो जोड़ तोड़ के हवाले से आपको ये बता दें कि अभी चंद रोज़ पहले हमें ज़राए से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मिली हैं कि ये जो परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो ओहदे थे उनके पास, ख़ास तौर पे जो KP के PTI सदारत का मनसब था उनके पास, उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया। तो इससे मुतल्लिक़ नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, उन वाक़यात के बाद परवेज़ खटक साहब जो हैं मुकम्मल तौर पर ख़ामोश थे, मंज़र आम पर गायब थे और वो इन जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जो मुज़ाहरे किए गए, उनकी संगीनी का उन्हें एहसास था। और ज़रा ने बताया है कि इसी हवाले से
अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए कि उनका इस सारे वाक़यात के साथ, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना वो मनसूबा साज़ों में थे, ना वो सहूलतकारों में थे और ना ही वो उसकी एग्जीक्यूशन करने वालों में शामिल थे। तो ज़रा ये बताते हैं कि परवेज़ इलाही साहब दरअसल वो यकीन दहानी कराने के लिए टाइम लेके इस्लामाबाद में आए थे और किसी बड़ी शख्सियत के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद फिर उन्होंने पार्टी के जो ओहदा था उनके पास सदारत का, KPK तहरीक इंसाफ का, वो उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन ज़रा नाज़रीन ये बता रहे हैं कि आधी पार्टी परवेज़ खटक साहब छोड़ चुके हैं और गालिब इम्कान है कि वो बाकी की आधी पार्टी का, क्योंकि एज ए अब वो रहनुमा रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो बाकी की आधी पार्टी वो छोड़ सकते हैं और एक बड़ा धड़ा KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ है और पार्टी से अगर वो गए तो KPK का वो जो धड़ा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें मेंबर साबिक जो मेंबर KPK असम्बली है वो भी उनके साथ जो है, जहां परवेज़ खटक साहब जाएंगे उनके साथ वो भी उसी धड़े या उसी सियासी जमात में चले जाएंगे। अब शेख रशीद साहब ने किस बात का एतराफ़ किया है? नाज़रीन, आप जानते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं दावा करते हैं कि उन्हें सियासी हालात दे के आने वाले सियासी हालात का पता चल जाता है और शेख साहब जो हैं वो सियासी पेशगोइयाँ भी करते रहते हैं। लेकिन अब नाज़रीन जोड़ तोड़ ऐसी हो रही है कि PTI के लोग, कोई जैसे मैंने पहले कहा कि काफलीक में जा रहा है, कोई सरदार तनवीर इलियास के साथ जा रहा है, कोई जहांगीर तरीन के साथ जा रहा है, कोई किसके साथ जा रहा है। तो शेख साहब ये कहते हैं कि सियासी इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी कटी पतंग की तरह है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि जो सियासी पतंग जब कटेगी तो गुड्डी कौन लुटेगा, यानी हुकूमत किसके हिस्से में आएगी। यानी ऐसे हालात हैं, ऐसी बेयकीनी है कि शेख साहब भी कोई प्रेडिक्शन करने से कासिर हैं। अच्छा, पहले जुमले में यहाँ पर अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि नहीं पता चल रहा कि सियासत की जो गुड्डी है जब पतंग कटेगी कौन लूटेगा, और आगे चल के कहते हैं कि सितंबर सितमगर होगा। अब सितंबर, अभी जून चल रहा है, सितंबर आगे जून ख़त्म होगा, जुलाई ख़त्म होगा, अगस्त ख़त्म होगा, फिर सितंबर आएगा। अभी 3 महीने पड़े हैं, तकरीबन 4 महीने आप भी कह सकते हैं, क्योंकि जून तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि सितंबर सितमगर होगा और साथ में कहा कि अगले 20 दिन जो है वो बड़े अहम हैं। यानी शेख साहब ने पहले अपनी बेबसी का इजहार किया, फिर सितंबर तक की एक प्रेडिक्शन कर दी और फिर साथ में कह दिया कि अगले 20 दिन भी बड़े अहम हैं। तो ये शेख साहब का खासा है, इस तरह की पेशगोइयाँ शेख साहब करते रहते हैं, लेकिन कितनी पूरी होती हैं ये आप नाज़रीन मुझसे बेहतर जानते हैं। अब आ जाते हैं कि खान साहब के गिर्द घेरा कैसे किस मामले पे तंग किया गया है और वो क्या खदशा था, वो क्या ख़तरा था, जिसका चंद रोज़ पहले किसी व्लॉग में आपके साथ मैंने इस खाकसार ने इज़हार किया था। नाज़रीन, जो उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा प्रेस क्लब में और ख़ान साहब को छोड़ गए, खुदा हाफ़िज़ किया कि ख़ान साहब को, तहरीक इंसाफ को भी खैराबाद किया गए, तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर उस्मान बुज़दार जैसा बंदा, जिसे नीचे से ला के, जो कभी MPA नहीं बना था, जो कभी पार्लिमानी सेक्रेटरी नहीं बना था, जो कभी पंजाब असम्बली का मेंबर नहीं बना था, पंजाब असम्बली में बैठा नहीं था, उसको ख़ान साहब के टिकट से वो मेंबर पंजाब असम्बली बना और ख़ान साहब ने उसे खिलाफ तवक्को पाकिस्तान की आबादी वाले सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दिया। अब उनका चैनल क्या था, किस तरीके से बुज़दार साहब CM शिप तक पहुँचे, वो भी आप नाज़रीन जानते हैं कि तरह तरह की कहानियाँ हैं, बहुत सारी जो है वो स्टोरीज़ बताई जाती हैं। लेकिन उन स्टोरीज़ में जाए बगैर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस्मान बुज़दार साहब ने, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये उस्मान बुज़दार, जिसके लिए ख़ान साहब ने तनकीद बर्दाश्त की, जनरल बाजवा की बात नहीं मानी और अपने पार्टी के रहनुमाओं की बात नहीं मानी और बैड गवर्नेंस के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार का दिफा करते रहे, और जब ये पंजाब की असम्बली जनवरी में तहलील की गई तो पार्टी के अहम सीनियर रहनुमाओं के ऊपर एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को फ़ौक़ियत दी और टिकट दिया। इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को, फवाद चौधरी को नहीं दिया, हमाद अज़हर को नहीं दिया, शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को बगैर किसी पार्टी फ़ंड के करोड़ों का जो टिकट था, जो कि कोई 1 करोड़ पार्टी फ़ंड दे रहा था, कोई 2 करोड़ दे रहा था, कोई 1.5 करोड़ दे रहा था, लेकिन बुज़दार साहब को किसी पैसे के बगैर वो पार्टी टिकट मिल गया। लेकिन जब बुज़दार साहब ने ऐलान किया तो मैंने आपको बताया था कि अगर बुज़दार साहब, ऐसा बंदा जिस पर नवाज शाह की बारिश की गई हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बदले में उसने क्या दिया, एज ए CM तहरीक इंसाफ को क्या दिया, ख़ान साहब को क्या दिया, ख़ान साहब की अहलिया जिन्होंने रिकमेंड किया था उन्हें क्या मिला, वो अपनी जगह पे।
लेकिन ये बंदा अगर छोड़ के जा रहा था तो मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि मामला यहीं पे नहीं रुकेगा, ये मामला आगे चलेगा। और जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं फराह गोगी साहिबा, उनसे होते हुए, एहसन जमील गुज्जर से होते हुए ये मामला जो है वो खान साहब के घर तक आएगा, बनी गाला तक आएगा, जमान पार्क तक आएगा, बुशरा बीबी साहिबा तक आएगा। और जब मामला यहाँ तक पहुँचेगा तो अल्टीमेटली जो टारगेट होगा वो इमरान खान साहब होंगे। जिसे तकलीफ़ होगी, जिसे पेन होगा, वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। अब हुआ क्या है नाज़रीन, दो चीज़ें नाज़रीन, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो एक इल्ज़ाम है कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें जो तैनातियाँ होती थीं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ करती थी, वो करोड़ों अरबों रुपए लेके की गई। यानी इतने ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई, वो थी अपना डीसीज़ के हवाले से, वो थी अपना जो डीपीओज़ वगैरह होते हैं और इस तरह से सीपीओज़ वगैरह लगते हैं शहरों में, या जो और इस तरह के पुलिस अफसरान लगते हैं, उनसे मुतल्लिक थी। तो 3.5 साल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई तो मैक्सिमम 6 माह का, 8 माह का या 9 माह का उन अफसरान का जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीरियड हुआ करता था। उसके बाद उनको चेंज कर दिया जाता था, यानी नया आके उन्हें टेक ओवर करके उसका तबादला हो जाता था। तो इल्ज़ाम ये लगता रहा कि इसके लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, मार धाड़ की जाती है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी के कहने पे अपना बनी गाला से सिफारिश आती है, पर्ची आती है, चिट्ठी आती है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब नैब ने इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है, बुज़दार साहब के दौर में होने वाले तकर्रुर और तबादलों की। और इस हवाले से जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं उनसे 5 जून यानी कल पीर तक जवाब तलब कर लिया गया है, और जो सेक्रेटरी मवासलात हैं उनसे भी 5 जून तक जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। दूसरा नाज़रीन इसमें यह हुआ है कि जो महकमा एंटी करप्शन है पंजाब का, जिसने परवेज़ इलाही साहब को भी गिरफ़्तार किया था और 3 केसेस में उनकी ज़मानत हो गई, और अब चौथे केस में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब उसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब असम्बली में भर्तियाँ हुई हैं उस सिलसिले में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया और पंजाब के असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन ये इस मामले में जाने के से हट के जो इमरान खान साहब के साथ मामला जुड़ा है, जो बुज़दार साहब के साथ मामला जुड़ा है, जो बुशरा बीबी साहब के साथ मामला जुड़ा है, वो नाज़रीन ये है कि एंटी करप्शन ने पंजाब में जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई, इस हवाले से उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है, तहकीकात शुरू कर दी है। और बताया नाज़रीन ज़राए की जानिब से ये जा रहा है कि फराह गोगी के ज़राए के थ्रू, यानी उनके एक पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे जिनका नाम नाज़रीन है अपना आसिफ उनका नाम बताया जाता है फराह गोगी के प्रिंसिपल असिस्टेंट का। उनके बारे में है कि ये पैसे लेके जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स के तबादले होते थे वो फराह गोगी तो करवाती थी जाके अपने ज़मान पार्क से मुबैना ज़मान पार्क और बनी गाला से मुबैना तौर पे, लेकिन जो चीज़ें तय होती थी, जो मामला तय होते थे, वो ये तमाम जो सेक्रेटरी हैं अपने इनके फराह गोगी के आसिफ, ये तमाम चीज़ें तय किया करते थे। और बताया नाज़रीन ये जा रहा है कि जो LDA के चेयरमैन साबिक़ जो DG हैं अपना अहमद अजीज़ तारड़, उनसे छानबीन कर ली गई है, उनका बयान कलमबंद कर लिया गया है और प्लाटों की तकसीम के हवाले से भी इस मामले पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और ना सिर्फ नाज़रीन ये जो DG LD हैं अहमद अजीज़ तारड़, इसके अलावा जो डायरेक्टर LD हैं सब्तैन कुरैशी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि छानबीन की जा रही है और उनका बयान भी जो है इस सिलसिले में जो है वो कलमबंद कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है कि इस केस में जो एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है, अगर इसमें जो मुतलका ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से अगर एंटी करप्शन के साथ तावन ना किया गया तो फिर गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं उन ब्यूरोक्रेट्स की। तो ये मामला नाज़रीन जब चलेगा तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के घर तक पहुँचेंगी, इमरान खान साहब की अहलियत तक पहुँचेंगी मुबैना तौर पर बार बार हम कहते हैं, क्योंकि ये अलज किया गया है, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंक्वायरी जिस दौर में हो रही है उस पर भी उंगलियां उठेंगी कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं नाज़रीन, ये कोई अब के नहीं हैं, ये तब के हैं जब खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म हुआ करते थे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हुआ करते थे पंजाब के, और बनी गाला में बुशरा बीबी साहिबा हुआ करती थी, और फराह गोगी साहिबा भी पाकिस्तान के बाहर नहीं, एहसन जमील गुज्जर भी पाकिस्तान के बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हुआ करते थे। ये तब से इल्ज़ामात लग रहे थे, लेकिन अब जो है ये मामला जो है वो आगे बढ़ा है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। निकलता क्या है ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी नैब की और एंटी करप्शन की तब पता चलेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।